मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार भूगोल की कक्षाओं के साथ में पुनः उपस्थित हूँ। आज एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो आपके सिलेबस में डिसाइड किया गया है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसी को मैं शुरुआत करूँगा। सबसे पहले आपको भारत के सामान्य परिचय के बारे में जान लेना है और इस सामान्य परिचय के अंतर्गत हम उन्हीं बिंदुओं को कोड करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए हैं या भविष्य में जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेना है भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में कहाँ पर है और इसका विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। तो चलते हैं। आप जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। विषुवत रेखा के उत्तर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध। और इसके बाद में 0 डिग्री की जो प्रधान देशांतर रेखा है, इसके पूरब में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। यही केंद्रीय मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम इसके नाम से जानते हैं। इसके पूरब में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ पर हम एक एरो और बना देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो भी मानचित्र होता है वो हमारे दाहिनी हाथ की तरफ, मानचित्र को जब हम देखते हैं अपने सामने तो दाहिनी हाथ की तरफ पूरब होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है और हमारे सर की तरफ यानी ऊपर की तरफ उत्तर होता है और पैर की तरफ दक्षिण होता है। भारत की स्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर जो है भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत की स्थिति यहाँ पर बैठ रही है, इस क्षेत्र में। यानी भारत की स्थिति पूरे विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विस्तार को हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मानचित्र बना करके हम आपको बता दे रहे हैं। इसे मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले हम देखते हैं ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी भारत की जो मुख्य भूमि शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट होगा यहाँ पर। और सबसे उत्तर में इस बिंदु पर जहाँ पर ये इसका उत्तरी छोर होगा वो 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद में देशांतरीय विस्तार को हम यहाँ पर लेंगे, जो इसका पश्चिमी छोर होगा। ये जो है ये 68 डिग्री से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। यह इसका देशांतरीय विस्तार होगा। तो हम देखते हैं इस प्रकार से
कि भारत 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी आकृति पर अगर हम दृष्टिपात करें तो उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसकी आकृति चतुष्कोणीय होती है। यानी भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। तो अगर हम एक चीज़ और यहाँ पर देखने लायक है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण अगर इन अक्षांश और देशांतर का अंतर देखें तो ये 29 डिग्री के आसपास ही आता है, यानी 29 डिग्री ही आता है। 97 और 68 का अंतर अगर आप देखें तो 29, और यहाँ पर 8 डिग्री और 37 मिनट का अंतर देखें दोनों का तो भी 29 डिग्री आता है। अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण जो है इसकी लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम यहाँ तक इसकी जो है वो 2933 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों एक ही आ रहा है। अगर दोनों में अक्षांश कितने अंतर आ रहा है और देशांतर कितना आ रहा है तो दोनों एक ही है, 29 अक्षांश का 29 देशांतर का अंतर आ रहा है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई में देखें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तो ये 3214 और 2933, यानी इनका जो अंतर होगा वो लगभग 281 किलोमीटर का होगा। ऐसा क्यों है? कभी कभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग 29 डिग्री के आसपास है, लेकिन इसकी उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो क्यों ज़्यादा है और पूरब से पश्चिम चौड़ाई क्यों कम? इसका उत्तर आपको देना होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अक्षांश रेखाओं की लंबाई विषुवत रेखा से अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है, दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो प्रत्येक अक्षांश पर एक समान दूरी पर होता है। यानी एक बार फिर से हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं ग्लोब में, जैसे ये अक्षांश, ये अक्षांश, ये अक्षांश, इनकी जो डिस्टेंस है वो विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवों तक दोनों इनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं। लेकिन जब हम देशांतर रेखाओं को देखेंगे तो प्रत्येक देशांतर वृत्त को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी 90 डिग्री उत्तर 90 डिग्री दक्षिण से होकर के ही गुजरना पड़ता है। अब भारत की स्थिति अगर यहाँ पर है तो अक्षांशीय विस्तार की दूरियां जो हैं वो बराबर होंगी, लेकिन जो देशांतरीय विस्तार है, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से साथ ऊपर जाते हैं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ये ध्यान रखिएगा, अक्षांश और देशांतर पढ़ाते समय आपको शायद बताया गया होगा कि इनकी रेखाओं की प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ जब जाएंगी तो उनकी लंबाई कम होगी, लेकिन उनके बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इक्वेटर पर बराबर होती है, लेकिन उसके बाद में जब उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर के गुजरता है। तो इसी दीर्घ जो अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरियां हैं, उसी का प्रतिफल ये दिखाई दे रहा है। 281 किलोमीटर का अंतर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, शायद में ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, पूरब और पश्चिम की दूरी कितनी है, उत्तर और दक्षिण की दूरी कितनी है। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कि भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी अंतिम छोर पर कौन सा स्थान पड़ता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कि भारत का सबसे उच्चतम बिंदु, यानी सबसे ऊपर का बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा काल। यहीं पर ये पॉइंट पड़ेगा आपका, ये है इंदिरा काल, और ये पड़ेगा अब इस समय लद्दाख में। हालांकि ये हिस्सा यहाँ से डिवाइड हो गया है, ये इधर जम्मू कश्मीर का हो गया, इधर का लद्दाख, तो इस समय लद्दाख में पड़ेगा। दक्षिणी बिंदु जो है भारत का, ये इंदिरा काल हो गया दक्षिणी बिंदु,
ये हो गया इंदिरा पॉइंट, ये इधर की तरफ पड़ेगा, यहां पर नहीं पड़ेगा, अभी मैं इसको बता दे रहा हूं। दक्षिणी बिंदु पड़ेगा यहां पर ग्रेट निकोबार के यहां दक्षिण पर, वो होगा हमारा इंदिरा पॉइंट। अभी मैं इसको नोट करा दे रहा हूं। दक्षिणी बिंदु होगा हमारा इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पर है। लेकिन अगर मुख्य हम भूभाग को लेंगे भारत के, तो यहां पर केप केमोरिन है, केप, हाँ, केप केमोरिन, ये यहां पर पड़ेगा मुख्य बिंदु। लेकिन हम उसी इंदिरा पॉइंट को ही मुख्य रूप से लेते हैं। अब देखते हैं पूरब और पश्चिम इसका कौन सा बिंदु है। गुजरात में यहां पर गौर माता, या इसको हम गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं, गुजरात में। और पूरब की तरफ यहां पर पड़ेगा कीबीथू, ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इसका विस्तार कितना है और कौन कौन से बिंदु पड़ रहे हैं। इसको हम यहां पर एक उससे देख लेते हैं। आइए अब देख लीजिए, ये इंदिरा काल और दक्षिण में यहां पर केप केमोरिन पड़ता है, ये मुख्य भूमि है। लेकिन जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पड़ता है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर गौर माता गुजरात का बिल्कुल पश्चिमी बिंदु है, 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर कीबीथू, यहाँ पर कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में, ये यहाँ पर पड़ेगा। ओके, ये शायद में आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि भारत के कर्क रेखा पर पड़ने वाले कितने स्टेट हैं। अगला बिंदु हम चलते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को कोड कर रहे हैं यहाँ पर जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम थोड़ा सा उसी मैप पर ही देख लेते हैं। कर्क रेखा छोड़िए, देखिए भारत के यहां से होकर के ऐसे गुजरती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यही है मुख्य रूप से। परीक्षाओं में पूछा गया है कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य की स्थिति है, या पूरब से पश्चिम की तरफ कर्क रेखा पर बढ़ते हुए राज्यों का क्रम कौन सा होगा, या पश्चिम से पूरब की तरफ कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों का क्रम क्या होगा। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर है गुजरात, 2 पर यहां पर कुछ हिस्सा पड़ जाएगा राजस्थान का, और उसके बाद में तीसरा पड़ेगा यहां पर एमपी यानी मध्य प्रदेश, चौथा पड़ जाएगा झारखंड, और पांचवा पड़ेगा छत्तीसगढ़, और फिर छठवां पड़ेगा पश्चिमी बंगाल, और सातवां पड़ेगा यहाँ पर पड़ जाएगा ये त्रिपुरा, और फिर 8वां पड़ेगा मिजोरम। तो ये हम पश्चिम से पूरब की तरफ जब जाते हैं तो ये राज्यों का क्रम है। सबसे पहले पड़ता है गुजरात, आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद में राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आएगा। मानचित्र को आपको इंडिया का आप देखेंगे जो स्टेट वाइज है तो उसमें आपको क्लियर स्पष्ट होगा। गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश पड़ेगा, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड,
फिर जो है पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम लास्ट में। कुल मिलाकर के 8 स्टेट यानी 8 राज्य कर्क रेखा पर पड़ते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि पूरब की तरफ से पड़ने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो पूरब की तरफ से हम फिर उल्टा चल जाएंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर यहाँ पर गुजरात। तो इस प्रश्न को, इस चीज़ को मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में विशेष रूप से आपके पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट हम चलते हैं, 82.5 डिग्री की जो रेखा है वो यहीं पर ऐसे गुजरती है यहाँ से। इसको भी मानचित्र में मुख्य रूप से आप देख लीजिएगा। इसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या केंद्रीय मध्याह्न रेखा भारत की, इसको हम कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से कुछ स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर स्थान से होकर गुजरती है। लेकिन कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो भारत की केंद्रीय मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये यहाँ पर आएगी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। उसके बाद में और हम जब दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो आएगा मध्य प्रदेश, यहाँ का हिस्सा आ जाएगा मध्य प्रदेश। और फिर हम बढ़ेंगे तो आ जाएगा छत्तीसगढ़ यहाँ पर, और फिर दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो उड़ीसा, और लास्ट में यहाँ पर आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो ये जो है केंद्रीय मध्याह्न रेखा भारत की जो 82.5 डिग्री है, इसी के अनुसार पूरब और पश्चिम का समय जो है निर्धारित किया जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक प्रश्न कभी कभी परीक्षा में और भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा और केंद्रीय मध्याह्न रेखा यानी 82.5 डिग्री की मानक रेखा जो है समय निर्धारित करने वाली, और कर्क रेखा दोनों को एक दूसरे पर किस राज्य में काटती है। तो इसका भी उत्तर जान लीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे को यही छत्तीसगढ़ में जो है क्रॉस करती हैं। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इनका जिक्र कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम उन्हीं चीज़ों को सम्मिलित करेंगे जो विशेषकर परीक्षा से संबंधित हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है। भारत के बारे में सामान्य जानकारी बताते हुए 2-3 लेक्चर लग जाएगा, लेकिन एक ही लेक्चर में मुझको ये सब कंप्लीट कर देना है। आगे की तरफ हम चलते हैं। अगला चलते हैं। अब हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि भारत की स्थलीय और तटीय सीमा रेखा क्या है। अगला बिंदु है इसके बारे में हम जानेंगे, भारत की तटीय या स्थलीय सीमा। देखिए, इसको भी मैं मैप में बता दूंगा आपको। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की उत्तर से दक्षिण सब कुल मिलाकर के 15,200 ये किलोमीटर सीमा रेखा बनाती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि सागरीय सीमा कितनी है, यानी समुद्री सीमा भारत की कितनी है, और वो भी मुख्य स्थल खंड के सहारे, याद रखिएगा मुख्य स्थल खंड के सहारे समुद्री सीमा, ये है 6100 किलोमीटर। नोट कर लीजिए इसको, मुख्य स्थल खंड के सहारे भारत की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। अगर हम ये जो मुख्य भूमि है भारत की उसको द्वीप समूहों को छोड़ करके, लेकिन यदि हम द्वीप समूहों को भी ले लें, जो हमारे द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सब मिला करके द्वीप समूहों सहित ये हो जाएगी 7500
16.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर जो है भारतीय द्वीपों अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सबको सम्मिलित करने पर ये लंबाई 7,516.6 किलोमीटर ये पूरी जो है पड़ती है समुद्री सीमा भारत की। अब हम आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से भारत में का जो समुद्री तट है, कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, यानी किस राज्य की समुद्री सीमा तटवर्ती वो सबसे ज़्यादा लंबी है। तो याद रखिएगा, अगर हम द्वीप समूहों को सम्मिलित कर लें तो सबसे ज़्यादा लंबाई तट रेखा की होगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आएगा गुजरात, तीसरे नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश और चौथे नंबर पर आएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, अगर भारत के राज्यों में ही पूछता है तो गुजरात मुख्य भूमि पर जो भी राज्य हैं उसमें सबसे लंबी सीमा गुजरात की होगी, लगभग 1214.7 किलोमीटर। ये आंकड़े आपको जानने होंगे। आंध्र प्रदेश की जो तट रेखा है वो है 973 और तमिलनाडु की जो है वो है 960। ये हो गया, क्योंकि चार ही क्रम परीक्षा में पूछता है, ऊपर से नीचे की तरफ, बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में। तो याद रखिएगा, अगर हम द्वीप समूह की बात करते हैं तो 1962 किलोमीटर सबसे अधिक लंबी तट रेखा है। उसके बाद में अगर हम केवल मुख्य भूमि में राज्यों की बात करते हैं तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे कम जो लंबाई समुद्र तट की है वो किसकी है, तो वो है मुख्य भूमि में भारत की, वो है गोवा, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, यानी 101 किलोमीटर गोवा की लंबाई। लेकिन द्वीप समूहों को हम देख लेंगे तो दमन द्वीप में है मात्र 42.5 किलोमीटर। ये द्वीप समूहों में सबसे लंबी अंडमान, सबसे कम दमन द्वीप, राज्यों में गुजरात और सबसे कम गोवा। इस बिंदु को आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद में एक चीज़ और आपको जानना है, थोड़ा सा मैं उसको भी बता दूं। भारत में उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। लगभग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, की सीमा उत्तर प्रदेश से संलग्न होती है। केंद्र शासित प्रदेश में हमारा आ जाएगा दिल्ली, एनसीआर, और 8 राज्यों में आप उनके नाम नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से ही चलते हैं, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। देखिएगा ये आप मैप में, हिमाचल प्रदेश की सीमा सबसे कम है, जो उत्तर प्रदेश राज्य को टच करती है उसमें हिमाचल प्रदेश की सीमा की लंबाई सबसे कम है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में हरियाणा, फिर राजस्थान, और फिर दक्षिण की तरफ हम आते हैं मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा है, सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश की है। उसके बाद में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर बिहार,
ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य और ये केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको याद रखिएगा, मैप उठा करके आप इंडिया को देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों को स्पर्श करती है। ये जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। भारत का जो अभी हम पढ़ रहे थे जल क्षेत्र, उसको किस प्रकार में डिवाइड किया गया है। जो हमारी समुद्री सीमा है उसको हम किस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेरिटोरियल सी के अंतर्गत आएगा, कितना क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और कितना क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसको पहले मैं थोड़ी सी एक अवधारणा बता दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी भी देश का एक स्थलीय भाग है या तटरेखा है। किसी भी देश की जो तटरेखा होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी आकृति में वो तटरेखा होती है। और इस तटरेखा को मिला करके जो एक रेखा खींची जाती है ऐसे, उसको हम बेस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। और इस आधार रेखा के अंदर जो जल होता है उसको हम इंटरनल वाटर के नाम से जानते हैं या आंतरिक जल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इस आधार रेखा से 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा, 12 समुद्री मील या हम इसको कहते हैं 12 नॉटिकल मील कह सकते हैं या समुद्री मील। ये हमने थोड़ा सा यहाँ ऊंचा कर दिया है, ऐसा नहीं रहेगा, ये दूरी सब जगह बराबर रहेगी। ये जो होता है इसको हम क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक जल सीमा या इसको टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। ये पहला हो गया आपका आंतरिक सागर या प्रादेशिक जल सीमा कह सकते हैं इसको, प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी, ये 12 नॉटिकल मील की दूरी पर ये होता है आधार रेखा से, यानी बिल्कुल क्षेत्र के तट रेखा से ये 12 नॉटिकल मील समुद्री दूरी पर होता है। अब इस देश का, खासकर भारत के बारे में हम बता रहे हैं, ये विभिन्न देशों का अलग अलग है। जैसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका को लेंगे, लैटिन अमेरिका को लेंगे, तो उन्होंने अपने जो उनका ये क्षेत्रीय सागर है, टेरिटोरियल सी है, इसका रेंज बहुत ज़्यादा बता दिया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा दूरी तक वो लोग कवर करते हैं। लेकिन भारत में ये 12 नॉटिकल मील है और इस क्षेत्र में संसाधनों के पूर्ण विदोहन का जो है अधिकार भारत को प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन वो कर सकता है। मत्स्य पालन है या खनिज संसाधनों को निकालने की क्रियाविधि है, वो इस क्षेत्र में करता है। इसके बाद में 12 से लेकर के 24 किलोमीटर तक, 24 नॉटिकल मील तक ये जो होता है, ये सेकंड आपका हो जाएगा, इसको हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन के अंतर्गत ये आता है, यानी संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी बाहर से नागरिक आएंगे उनके लिए आप्रवासी कानून लागू हो जाएगा, सीमा शुल्क होगा, सीमा शुल्क का निर्धारण किया जाएगा और इस क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण को स्वच्छ रखने की भी जिम्मेदारी उस देश की होती है। राजकोषीय संबंधी जो अधिकार होते हैं वो भी इसी क्षेत्र में लागू हो जाते हैं। और इस 24 मील के बाद में लगभग 200 नॉटिकल समुद्री मील
ये जो क्षेत्र होता है, ये तीसरा, इसको हम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हाँ, अब इस क्षेत्र की क्या विशेषता होती है इसको जान लीजिए। ये 24 से 200 नॉटिकल, यानी इसकी कुल दूरी यहाँ से अगर देखा जाएगा तो लगभग 176 किलोमीटर के आसपास, 176 समुद्री मील के आसपास होगी। इसके अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों और जीवों का सर्वेक्षण करना, उनका विदोहन करना, अनुसंधान करना, खनिज संसाधनों के दोहन, इन सब का भी अधिकार इस क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो ये मैं मोटा मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है कि 12 तक जो है टेरिटोरियल सी, और उसके बाद में 24 तक कंटिजियस जोन, और उसके बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 मील तक ये जो है पाया जाता है। ओके, तो शायद में ये क्लियर हो गया होगा आपका। आगे की तरफ हम चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, इनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। भारत के जो उत्तरी पूर्वी हिस्सों में हैं वो 7 राज्य हैं। इन 7 राज्यों के भी नाम कभी कभी पूछे जाते हैं, क्रम से, या ऊपर से दक्षिण की तरफ, या पूरब से पश्चिम की तरफ, या 3 राज्य दे देंगे, कोई दूसरा राज्य दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो देखते हैं, सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। इनको याद करने का क्रम आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, यानी ए से जो है 2 नाम है, अरुणाचल प्रदेश, असम। एम से मेघालय, फिर मिजोरम, और फिर मणिपुर। ये 5 नाम हो गए आराम से। ए से 2 नाम हैं, एम से जो है ये 3 नाम हैं। अब बच गए 2, तो वो जो हैं नागालैंड, एम से नागालैंड, और फिर टी से हो जाएगा त्रिपुरा। इन 7 राज्यों को 7 बहनों की संज्ञा दिया जाता है। 7 सिस्टर स्टेट के नाम से ये जाने जाते हैं। इनको भी हम मानचित्र में आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ पर इनकी स्थिति है। देख लीजिए, ये इस मानचित्र में देखो दिखाई दे रहा है। इनकी स्थिति और इनकी राजधानियां हैं। मेघालय, शिलांग, असम ये दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, त्रिपुरा अगरतला। ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाती हैं। ज़्यादातर ये क्षेत्र सब पहाड़ी और पठारी क्षेत्र के रूप में हैं, जिनको हम फिजिकल फीचर्स के रूप में देखेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की जो भू आकृति है वो किस प्रकार से है, ये हम भौतिक प्रदेश में मुख्य रूप से आगे की तरफ हम पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। ये चीज़ शायद में क्लियर हो गया होगा, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए कौन कौन से देश हैं, उन देशों की संख्या कितनी है, या उन देशों से भारत के कौन से राज्य सटे हुए हैं, या भारत के किस राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है, इसके बारे में हमको मुख्य रूप से जानना है। तो मैं आपको बता दूं, 17 राज्य और 7 देश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। 17 के आप जम्मू कश्मीर जो पहले था उसका 2 पार्ट हो गया, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर। तो हम 17 का क्या एक 18 मान लेते हैं, क्योंकि लद्दाख के कुछ क्षेत्र अफ़गानिस्तान से भी टकराते हैं और चीन से भी टकराते हैं, चीन को भी स्पर्श करते हैं, और इधर जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के 2 केंद्र शासित राज्य और 16
राज्य 7 देशों की सीमाओं को स्पर्श करने का काम करते हैं। तो क्रम वाइज हम चलते हैं, कौन सा राज्य कहाँ पर है। सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश। पहले चलिए पाकिस्तान से चलते हैं, एक क्रम से हम चलते हैं। चलिए सबसे पहले बांग्लादेश ही ले लेते हैं। बांग्लादेश परीक्षा में आता है सबसे लंबी सीमा वाला। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिस देश से सबसे लंबी सटी हुई होती है वो कौन सा है, तो वो है बांग्लादेश। इसका 4096 किलोमीटर ये लंबाई है। और इस बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं। पहला है पश्चिमी बंगाल। अभी मैं इसको मानचित्र में स्पष्ट कर देता हूँ, पहले आप यहाँ पर जान लीजिए। दूसरा पड़ेगा पश्चिमी बंगाल के बाद में असम, फिर तीसरा पड़ेगा मेघालय, और चौथा पड़ेगा त्रिपुरा, और 5वां पड़ेगा मिजोरम। पश्चिमी बंगाल को छोड़ करके 4 जो है 7 सिस्टर के 4 स्टेट और एक पश्चिमी बंगाल, ये जो है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश ही भारत के साथ बनाता है, 4096। ये परीक्षा में पूछा भी गया है और इसको आपको इस क्रम को भी याद रखने की जरूरत है। दूसरे क्रम पर चीन। चीन की जो सीमा है भारत के साथ में 3488 किलोमीटर है। ये पहले टच होगा लद्दाख पर, फिर हिमाचल, और फिर एक हो गया हिमाचल, 2 हो गया, तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड। ओके, ये 3 तो इधर की तरफ है, पश्चिम की साइड में जो है 3 स्टेट हैं। और इसके बाद में 2 और बचते हैं प्लस पूरब के जो स्टेट हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश और एक है सिक्किम। ये जो 2 है पूर्वी क्षेत्र के राज्य, यानी कुल मिलाकर के 5 देशों की सीमा चाइना से स्पष्ट करती है। 3 पूरब में और 3 पश्चिम की तरफ वाले स्टेट हैं और 2 पूरब की तरफ वाले स्टेट हैं। इसको भी आपको जानने की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखना। अगला चलते हैं नंबर 3, पाकिस्तान। पाकिस्तान भी 5 राज्य इसकी सीमा से स्पर्श करते हैं। हाँ, ये 3323 सबसे पहला राज्य है गुजरात, और उसके बाद में दूसरा है राजस्थान, फिर तीसरा है पंजाब, और चौथा पड़ेगा जम्मू कश्मीर, और 5वां पड़ेगा लद्दाख। 4 ये राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। फिर आगे चलते हैं हम नेपाल। नेपाल की सीमा भारत के साथ में 1751 किलोमीटर है, और इससे जो संपर्क राज्य हैं भारत के, वो पहले हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश यूपी, तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा आपका हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, और 5वां हो जाएगा सिक्किम। ये 5 स्टेट नेपाल को भी टच करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल, ये जो है भारत के राज्यों के साथ 5-5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को बनाता है। अब इसके बाद में हम और चलते हैं, नेपाल के बाद में है म्यांमार।
इस क्रम को आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके स्मरण शक्ति पर आधारित है, लेकिन परीक्षा का संबंध ऐसे प्रश्नों से जरूर रहेगा। इन्हीं में से प्रश्न निकल करके आएंगे कि कौन सा राज्य चाइना को स्पर्श करता है भारत का, या किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है, किस राज्य की सीमा सबसे छोटी है, या किस देश की सीमा सबसे लंबी है, किस देश की सीमा सबसे छोटी है। अगला चलते हैं नंबर 5 पर, म्यांमार। म्यांमार, अभी इसकी भी सिचुएशन बता देंगे। म्यांमार की लंबाई जो है 1643 किलोमीटर। इसमें सबसे पहले उत्तर की तरफ अगर देखेंगे म्यांमार में तो अरुणाचल प्रदेश, और फिर उसके बाद में नागालैंड, फिर मिज़ोरम, और एक और है मणिपुर। हाँ, ये 4 स्टेट जो है म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की जो 4 बहनें हैं उनका संपर्क म्यांमार की सीमा रेखा से है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब हम चलते हैं नंबर 6 पर, भूटान। भूटान के साथ में ये लंबाई है इसकी 699। भूटान में पश्चिमी बंगाल, 4 स्टेट इसमें भी हैं, और फिर उसके बाद में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 4 स्टेट जो है भूटान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। और एक 7वां है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की बहुत कम सीमा, सबसे कम इसी की है, 106 किलोमीटर है, और ये जो है लद्दाख से स्पर्श करती है 106 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सबसे लंबी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में है, और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ में है, अफ़गानिस्तान के साथ में है। और इनका क्रम भी आपको पूछा जा सकता है, कम से ज़्यादा की ओर, ज़्यादा से कम की ओर। कम से ज़्यादा की ओर अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, और ज़्यादा से अधिक की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। इन 4 को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्रम में आपको याद करने की ज़रूरत है। अब इसी में हम आपको मानचित्र में इस चीज़ को दिखा दे रहे हैं, कहाँ पर ये है। चलिए जहाँ से कहिए वहाँ से शुरुआत कर दें। सबसे पहले हम चलते हैं बांग्लादेश के साथ में, 4096 किलोमीटर। हाँ चलिए, आप देखते हैं यहाँ पर बांग्लादेश सबसे पहले यहाँ पर पश्चिमी बंगाल से जुड़ता है यहाँ पर, यहाँ तक। उसके बाद में असम की सीमा यहाँ पर लगती है, ये देख लीजिए। उसके बाद में मेघालय, यहाँ से शुरुआत हो जाता है मेघालय की सीमा, ये इतने क्षेत्र पर। फिर उसके बाद में देखते हैं हम असम के बाद में मेघालय हो गया। मेघालय के बाद में यहाँ पर त्रिपुरा से जो है ये सीमा लगती है बांग्लादेश की। तो एक हो गया पश्चिमी बंगाल, दूसरा हो गया मेघालय, त्रिपुरा, असम, और एक, हाँ ये 5 जो है स्टेट, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। मिज़ोरम की भी सीमा यहाँ पर थोड़ा सी लगती है, यहाँ पर ये 5, 1 2 3 4 5 स्टेट ये बांग्लादेश की सीमा से मिलते हैं। इसको आपको ये क्रम याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला चलते हैं चीन। चाइना से अगर हम देखेंगे, चाइना से हम अगर देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये लद्दाख का क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर सीमा स्पर्श करती है चाइना की, भारत चीन की, पहला स्टेट। दूसरा यहाँ हिमाचल प्रदेश को टच करता है, तीसरा यहाँ उत्तराखंड को टच करता है। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो चाइना से स्पर्श करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में हम देखते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं पूर्वी में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम ये आपका हो गया और अरुणाचल प्रदेश ये हो गया, ये भी जो है चाइना की सीमा को स्पर्श करता है। तो ये 5 राज्य जो हैं वो चीन की सीमा को भी स्पर्श करते हैं।
आगे चलते हैं हम। चीन के बाद में हो गया, पाकिस्तान पर आते हैं। पाकिस्तान यहां पर देखिए, पहले गुजरात, चलिए गुजरात पाकिस्तान यहाँ स्पर्श करता है, फिर राजस्थान, फिर आते हैं यहाँ पंजाब, और फिर यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 5 राज्यों को ये भी स्पर्श करने का काम करता है। अगर उत्तर से दक्षिण, कभी कभी सिविल सेवा परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम क्या है, तो याद रखिएगा लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। या दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम पूछ लेगा तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख। इस क्रम को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगला हम चलते हैं, नेपाल के साथ में क्या स्थिति रहती है। नेपाल के साथ में सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर सिक्किम। ये जो है नेपाल के साथ में बिहार, सिक्किम और फिर पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा यहाँ पर स्पर्श करता है। तो ये 5 राज्य जो है नेपाल को स्पर्श करते हैं। अब इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि भारत के पश्चिम से पूरब की तरफ नेपाल को स्पर्श करने वाले राज्यों का क्रम क्या होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। ये क्रम जो है होगा। और कभी कभी पूरब से पश्चिम भी क्रम पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों क्रम को भी आप याद रखिएगा। अगला चलते हैं भूटान। भूटान यहाँ पर है, ये सिक्किम हो गया, और ये जो है भूटान का ये मानचित्र इतना ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भूटान है यहाँ से यहाँ तक। आपको बता दूं, ये जो है ये क्षेत्र भूटान का है। ये स्पर्श करता है सिक्किम को, फिर ये जो है दक्षिण में पश्चिमी बंगाल को, फिर असम को, अरुणाचल प्रदेश को। भूटान, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य जो है इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये भी पूछ सकता है पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ। तो सबसे पहले सिक्किम आएगा, फिर पश्चिमी बंगाल आएगा, फिर असम आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो ये क्रम आपको याद रख लेना है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। ये तभी संभव हो पाएगा जब आपको मानचित्र का अच्छा सा अध्ययन हो। तो ये मैंने आपको स्पष्ट करा दिया। और लास्ट में एक और बचता है, अफगानिस्तान, जिसकी सीमा सबसे कम है। अफगानिस्तान पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। आप पुरानी जो भी पुस्तकें होंगी उसमें जम्मू कश्मीर से ही सटा हुआ दिखाएंगे, लेकिन ये सीमा अब लद्दाख के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि यहाँ से काट करके इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। तो ये सबसे छोटी सीमा स्पर्श करती है 106 किलोमीटर, जो अफगानिस्तान से सटी हुई है, और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश। तो इस प्रकार से ये भारत का एक सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें मैं आपको और संक्षेप में बता दे रहा हूँ, उसको आप जान लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में जातीय संरचना का क्रम क्या है। भारत में जातीय संरचना का क्रम क्या। तो यानी कौन सी जातियां जो है सबसे ज़्यादा हैं, सबसे कम क्रम में क्या रही। तो ये जान लीजिए, सबसे पहले हिंदू। अभी जो नया डेटा आएगा उसके अनुसार हो सकता है कुछ क्रम चेंज हो जाए, जो 2021 की जनगणना के अनुसार आएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार यही क्रम है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में है दूसरा मुस्लिम। हिंदू की आबादी हमारे यहाँ 80.46% है। मुस्लिम आबादी 13.43%, ये बढ़ गया है। और उसके बाद में हिंदू, मुस्लिम, फिर ईसाई, सिख, फिर बौद्ध, जैन, यहूदी और फिर पारसी। इस क्रम को 4 क्रम को आपको याद रखना है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख।
अब हम चलते हैं थोड़ा सा, एक दो पॉइंट और मैं बता करके इसको समाप्त कर रहा हूँ। जैसे भारत की जो स्थिति है पूरे विश्व के संदर्भ में या दक्षिणी एशिया के संदर्भ में, वो स्थिति एक केंद्रीय स्थिति को स्पष्ट करता है। ये भारत की लोकेशन है, पूरे विश्व के संदर्भ में ये भारत की लोकेशन है। ये पूर्वी एशियाई देशों जापान, चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इधर पश्चिमी अरेबियन कंट्री और अफ्रीका, इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति एक केंद्रीय स्थिति है। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर जो है, किसी एक महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। ये इंडियन ओशियन इसके दक्षिण में है। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, अरब सागर यहाँ पर स्थित है। उत्तर में जो है हिमालय एक तहरी के रूप में काम करता है और पूरब की तरफ अराकान, योमा, नागा, पटकोई की श्रेणियाँ हैं। पश्चिम में सुलेमान और किरथर की श्रेणियाँ इसके जो पाकिस्तान में पड़ रही हैं वो पड़ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को भी आपको संक्षेप में पढ़ लेना है कि भारत की केंद्रीय स्थिति विश्व के संदर्भ में कैसी है। भारत की स्थिति ये पूर्वी देशों के साथ और मध्य पश्चिमी के देशों के साथ, अमेरिकन देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध कैसे रहे हैं, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन ये मुख्य परीक्षाओं में इसको विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया जाएगा। अब हम एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं, जैसे आप कभी कभी सुनते होंगे भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं इसको आप जान लीजिए। पहला तो भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा श्रीलंका और एक और है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, और फिर भूटान। ये 5 देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, जो कि श्रीलंका को इसलिए नहीं सम्मिलित किया गया है क्योंकि वो एक द्वीपीय देश है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ये मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। और ये जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। पहले पूरे पृथ्वी पर एक ही भाग था, स्थलीय भाग जिसको पेंजिया कहा जाता था, और एक महासागरीय भाग था जिसको पैंथालासा कहते थे। पेंजिया का विखंडन 2 भागों में हुआ, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड। तो ये गोंडवाना लैंड के हिस्से के रूप में ये थे। बाद में दोनों का आमने सामने टकराव हुआ और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये कहानी भी लंबी है। एक चीज़ और आपको जान लेना है, दक्षिणी एशिया में भी 7 देशों की स्थिति आती है, जिसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। दक्षिणी एशिया में पहले भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, फिर चौथा भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये जो है 7 कंट्री मिलकर के दक्षिणी एशिया के नाम से जानते हैं। इधर की तरफ दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन और जापान की स्थिति पूर्वी एशिया में आएगी, और फिर कुछ दक्षिणी पश्चिमी एशिया। इसको हम प्रादेशिक भूगोल जब पढ़ेंगे तो उसका विभाजन वहाँ पर हम समझ लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भारत का जो पार्ट है, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, और कितना इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल शायद में हमने नहीं बताया है, जान लीजिए। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उनको जान लीजिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है।
ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा कवर करता है भारत, और भारत की पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जो चाइना के बाद में दूसरे स्थान पर आती है। तो ये पॉइंट छूट रहे थे, इनको भी हमने बता दिया। अब भारत की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिनको एक फाइल में मैंने रख रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप संक्षेप में देख सकते हैं। भारत को प्राचीनतम नाम आर्यावर्ते, जम्मू द्वीपे, भारत खंडे, इंडिया, हिंदुस्तान इत्यादि नामों से जाना जाता है। राजधानी नई दिल्ली। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इसकी अवस्थिति है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार मैंने ये बता दिया। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है, इसको भी हमने बता दिया। भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, और ये चीज़ें बता दी। जलवायु मानसूनी, क्षेत्रफल इतना, विश्व का क्षेत्रफल ये। और इसके बाद में थोड़ा सा और चीज़ें आपको जानने की जरूरत है, जिससे भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 31.2% भारत की नगरीय जनसंख्या है। लिंगानुपात 943, ये सब चीज़ें हमने पढ़ाया है, और आगे आते समय जब चीज़ भारत के बारे में पढ़ाएंगे तो चीज़ें स्पष्ट होंगी। भारत का जनसंख्या घनत्व 382, कुल साक्षरता लगभग 73%। फिर यहाँ पर देखते हैं पुरुष साक्षरता 80, महिला साक्षरता 64। अनुसूचित जनजाति, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 16.6%। राज्यों की संख्या अब इस समय 28 राज्य और 9 केंद्र शासित हो जाएंगे। ज्यामितीय आकार इसका चतुष्कोणीय है। पर्वतीय क्षेत्र 10.7%, पठारी क्षेत्र 18.6%, और पहाड़ी क्षेत्र 18.6%, पठारी क्षेत्र 27%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, ये हमने आपको क्लियर कर दिए, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। द्वीपों की संख्या 243, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े 17 राज्य, लेकिन अब ये हो गए 18। तेल शोधन सेलाओं, राष्ट्रीय राजमार्ग, बड़े बंदरगाह, राष्ट्रीय पशु, ये सब सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, इनको आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का ये पार्ट सामान्य परिचय, इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 पार्ट डिसाइड किया था, एक तो सामान्य परिचय और दूसरा इंडिया का ज्योलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है ज्योलॉजिकल स्ट्रक्चर। पॉज कर दो। तो इस लेक्चर का जो दूसरा पार्ट अभी हमने बताया, ज्योलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूगर्भिक संरचना, इसके बारे में हमें संक्षिप्त में जानकारी ले लेनी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इससे भी प्रश्न निकल करके आते हैं। इसके बाद में हम आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी सॉल्व कराएंगे, ताकि आप जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सकें। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका सामान्य परिचय दे रहे हैं। आप जानते हैं डेविस महोदय, अमेरिकन भूगोलवेत्ता डेविस महोदय का एक कथन है कि एक लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। भूगर्भिक संरचना एक लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। कोई भी स्थल रूप अपनी संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होती है। यानी धरातल पर जो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, चाहे वो पर्वत हों, चाहे पठार हों, चाहे मैदान हों, इनका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही होता है। जिस तरीके से आंतरिक संरचना होगी, उसी तरीके का स्थल रूप हमारे धरातल पर विकसित होगा। तो स्थल रूपों के निर्माण और विकास में एक और भी कोटेशन है इसका, कि स्थल रूपों के निर्माण और विकास में भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रण कारक होती है। यानी जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, संरचना जो पृथ्वी की होगी, उसके अनुरूप ही लैंडफॉर्म विकसित होंगे। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण देख लीजिए, चाहे डेक्कन ट्रैप का निर्माण देख लीजिए, और चाहे क्वार्टनरी युगीन जो जलोढ़ के निक्षेप हैं, गंगा सिंधु मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान, नदी घाटी क्षेत्रों में, उनका निक्षेप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होते हैं। चलिए इन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भारत की अगर हम भूगर्भिक संरचना देखें, यहाँ के चट्टानों की बनावट को देखें, तो इसमें प्राचीन काल प्री कैम्ब्रियन युगीन लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय पृथ्वी बहुत ही गर्म और तृप्त अवस्था में थी, और उसके धीरे धीरे ठंडा होकर के ठोस रूप में आने से प्री कैम्ब्रियन युगीन चट्टानों का निर्माण हुआ। ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, इन शैलों का निर्माण होता है, और ये शैलें कठोर होती हैं, गर्म तृप्त
पदार्थ के ठंडा होने से बनी हैं, इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन युगीन से लेकर के गोंडवाना युगीन, क्रेटेशियस युगीन, क्वार्टनरी युगीन और वर्तमान में प्लेस्टोसीन और होलोसीन एज जो चल रहा है, होलोसीन एज, यहाँ तक की चट्टानें हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो चलते हैं, हम एक क्रम से चलते हैं शुरुआत से। सबसे पहले की चट्टानें हैं आर्कियन युगीन चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें। हमने आपको बता दिया कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है, आर्कियन सीरीज जो है, ये इसका निर्माण पृथ्वी के गर्म तृप्त पदार्थ के ठंडा होकर के ठोस के रूप में जमने से हुआ। ये सबसे प्राचीन चट्टानें और मौलिक चट्टानें होती हैं। बाद में इनके अपर्दन और अपक्षय, इरोजन और वेदरिंग के का जो प्रोसेस हुआ, उसके द्वारा अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों में मुख्य रूप से नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट, ये मुख्य रूप से दिखाई दे रही हैं वर्तमान समय में। और इनका जो विस्तार है वर्तमान समय में, वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर ये आर्कियन युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। इनके मुख्य 3 क्षेत्र हैं। अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आर्कियन चट्टानें जो है 3 रूपों में पाई जाती हैं। पहला है बंगाल नीस, बंगाल नीस। दूसरा है बुंदेलखंड नीस, अभी आपको मानचित्र पर दिखा करके स्पष्ट कर देंगे। और तीसरा है नीलगिरी नीस। यानी 3 क्षेत्र और 3 प्रकार की ये चट्टानों, इनका स्वरूप जो है 3 रूप में पाया जाता है। नीलगिरी नीस जो ये है सबसे प्राचीनतम सेल के रूप में है। सर्वाधिक प्राचीन ये नीलगिरी की है। तो इनको हम बता दे रहे हैं। अच्छा, एक खनिज संपदा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रहती हैं, जैसे कुछ धात्विक और अधात्विक खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, ये भी जो है खनिज इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनको आप देख सकते हैं मानचित्र पर। ये है आर्कियन। ओके, दक्षिण भारत में जो अभी आपने देखा ये नीलगिरी नीश। ओके, फिर यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से पर, और यहाँ पर छत्तीस यानी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र पर, थोड़ा सा यहाँ पर मेघालय के आसपास और सिक्किम के आसपास ये चट्टानें बिखरी हुई रूप में दिखाई देती हैं। तो ये इनका लोकेशन हो गया आर्कियन युगीन चट्टानों का। अगला हम चलते हैं, दूसरा है सेकंड है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ और कोडप्पा, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये मुख्य रूप से कर्नाटक का एक जनपद है धारवाड़। वहाँ पर कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी जिलों में और तमिलनाडु के मदुरई ज़िले में, नीलगिरी पहाड़ियों में, अरावली क्षेत्र में, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार और मिकिर श्रेणियों में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। होता क्या है कि जो आर्कियन युगीन चट्टानें थीं कठोर चट्टानों के रूप में, उन पर इरोजन और वेदरिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों द्वारा होती हैं और वो कट फिट करके एक नए निक्षेप के रूप में जमा हो जाती हैं, जिससे धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्रम सुनिश्चित होता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें का निर्माण होता है। ये चट्टानें रूपांतरित और विकसित अवस्था में हो चुकी हैं। इसमें सिस्ट, फाइलाइट, स्लेट ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा इनका जो क्षेत्र है वो कर्नाटक के धारवाड़ और बेलारी क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। चलिए मानचित्र पर इनको भी देखते हैं कहाँ पर इनका क्रम है।
ये आप मानचित्र पर इनको देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कर्नाटक के क्षेत्र में धारवाड़ के आसपास में ज़्यादातर इनका विस्तार है। बेलारी और तमिलनाडु के मदुरई जिलों में यहाँ पर थोड़ा सा इनका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में यहाँ महाराष्ट्र के उत्तरी भाग पर, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर, यहाँ पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भागों पर, यहाँ पर झारखंड और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों पर, पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर, यहाँ पर असम और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें छिटपुट रूपों में पाई जाती हैं, जिनको अभी हमने स्पष्ट कर दिया कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तीसरा है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें इन्हीं अपर्दन, इनका जलीय जो अपर्दन होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, उनके निक्षेपण से जो चट्टानें बनती हैं वो कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनती हैं। इन चट्टानों में आंध्र प्रदेश में एक कुडप्पा जिला है, वहाँ पर ये एक अर्धचंद्राकार रूप में ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। वो है आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला। इसमें ये अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में सेल, स्लेट, क्वार्टजाइट और चूना पत्थर, ये जो है मुख्य रूप से कुडप्पा क्रम की चट्टानों में ये पाए जाते हैं। और इनका विस्तार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, अन्नामलाई, कृष्णा घाटी, पापा चेरियार, इन श्रेणियों के बीच में, इन क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इनको भी मानचित्र पर हम दिखा दे रहे हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। ये हो गया धारवाड़ क्रम, आर्कियन क्रम, कुडप्पा क्रम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से। ये अर्धचंद्राकार रूप में इसका जमाव पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर, दिल्ली में छोटा सा एक समूह है, और राजस्थान, गुजरात के हिस्सों पर ये पाया जाता है। और यहाँ पर कर्नाटक के कुछ भागों पर भी ये देखने को मिलती है। ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। जलीय अपर्दन, यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब जलीय अपर्दन हुआ तो उन्हीं के छिछले निचले भागों पर ये चट्टानों का जमाव मुख्य रूप से पाया जाता है। इनके क्षेत्र देख सकते हैं आप। कभी कभी सिविल सेवा परीक्षा में एक मैप दिया रहता है और उस मैप में ऐसे कुछ स्थान बना दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि किस क्रम की चट्टानें यहाँ पर विकसित हुई हैं। तो उस प्रश्नों के उत्तर आप मानचित्र की सहायता से ही दे सकते हैं। अगला हम चलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। नंबर 4, विंध्यन सीरीज। भारत के मध्यवर्ती भाग में विंध्याचल पर्वत, जिसको विंध्यन श्रेणी के नाम से जानते हैं, तो उसी के नाम पर यह विंध्यन सीरीज का नाम पड़ा हुआ है। इसका नामकरण विंध्यन पर्वत के नाम पर हुआ। गंगा मैदान और दक्कन पठार के बीच में ये विभाजक रेखा का काम करती है। ये पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के, इसका विस्तार जो है विंध्यन श्रेणी का, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से पूरब में बिहार के सासाराम तक, ये भारत में एक ऐसे क्षेत्र में जो है विकसित है। इन चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर चूना पत्थर, बरुआ पत्थर, लाल पत्थर ये बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। यानी जो इमारती पत्थर हैं भवन निर्माण के लिए, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, और इसी क्षेत्र में पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खानें हैं। सजावटी पत्थर, गृह निर्माण की सामग्री इस क्षेत्र में विंध्यन सीरीज में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। चलिए इसका मैप भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। डेक्कन ट्रैप हो गया ये विंध्यन सीरीज, ये देख सकते हैं आप। ये भारत में का ये जो बीच का भाग है, लगभग विंध्यन श्रेणी इसी के आसपास से गुजरती है।
तो ये भी जो है उसी के समानांतर एक क्रम बनाती है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है, दक्षिण में कर्नाटक में, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में, यहाँ छत्तीसगढ़ के आसपास में थोड़ा सा इनका विस्तार जो है क्षेत्रीय रूप में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर राजस्थान में, पश्चिम में चित्तौड़गढ़ से लेकर पूरब में बिहार में सासाराम तक इसका विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे हम चलते हैं, जो है सबसे प्रमुख क्रम वो है गोंडवाना। गोंडवाना पचवा गोंडवाना क्रम किस शैल है? गोंडवाना सीरीज। इसका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफरस युग से लेकर के जुरैसिक युग तक, यानी कार्बोनिफरस युग से लेकर के जुरैसिक युग तक गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं और भारत का लगभग 98% कोयला, याद रखिएगा 98% भारत का जो कोयला है वो इसी गोंडवाना क्रम की शैलों में पाया जाता है। इसका विस्तार सबसे ज़्यादा दामोदर घाटी, इसका जो क्षेत्र है दामोदर घाटी सबसे प्रसिद्ध और कोयले का क्षेत्र भी ये है। फिर महानदी घाटी और आगे राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ियाँ, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और कुछ गोंडवाना क्रम की शैलें कश्मीर के क्षेत्रों में पाई जाती हैं और दार्जिलिंग, सिक्किम, असम में भी ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इनको हम मानचित्र पर देख लेते हैं। इस सीरियल से है नहीं, ये देखिए गोंडवाना क्रम की शैलें। ये महानदी घाटी, पूरा छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र जो है दामोदर वैली, इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पर सिक्किम में पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर, और यहाँ पर जो है आंध्रा और ये कर्नाटक नहीं, ये थोड़ा सा महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में जो है पाई जाती हैं यहाँ पर। तो इनका आप स्थान जान सकते हैं, जो मैंने अभी बताया है उन क्षेत्रों में दामोदर घाटी, महानदी घाटी, महादेव, सतपुड़ा, और फिर कश्मीर में भी उत्तर में थोड़ा सा है, वो नहीं दिखाई दिया यहाँ पर। सिक्किम के क्षेत्र को यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। तो ये गोंडवाना क्रम की शैलें हैं और इन शैलों का संबंध कोयला से बहुत ज़्यादा मात्रा में है। 98% कोयला इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। अब अगला है आपका एक बहुत महत्वपूर्ण दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, हाँ इसको आप जान लीजिए। क्रिटेशियस युग में पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर भ्रंशन की क्रिया हुई थी और उसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी उद्गार भी हुआ। कहीं पर शांत उद्गार हुआ, कहीं पर विस्फोटक उद्गार हुआ। तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला भाग, पहले यहाँ पर अरब सागर की स्थिति नहीं थी। क्रिटेशियस युग में भ्रंशन हुआ और ये भाग टूट करके नीचे की तरफ धंस गया। और जब धंस गया तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बहुत ही गर्म तृप्त मैग्मा आसानी के साथ निकल करके यहाँ पर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों पर फैल गए। इसी को हम डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ट्रैप का मतलब ये होता है सीढ़ीदार संरचना। ये इसी को काली मिट्टी का क्षेत्र या कपास मिट्टी का क्षेत्र या रेगुर मिट्टी का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इन चट्टानों, ये चूँकि बेसाल्ट और डोलोमाइट मुख्य रूप से यही चट्टानों का यहाँ पर डिपोजिशन पाया जाता है, लेकिन इन चट्टानों के अपर्दन अवशेष के परिणाम स्वरूप जिस मिट्टी का निर्माण हुआ वो कहते हैं उसको काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या कपास मिट्टी। काली मिट्टी जिसमें कपास सबसे ज़्यादा पैदा होता है, इसीलिए मैंने बताया था कि सूती वस्त्र के ज़्यादातर कारखाने महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों पर
ज़्यादा उन्हीं का जमाव पाया जाता है, ज़्यादा उन्हीं का संकेंद्रण सूती वस्त्र उद्योग का पाया जाता है। तो ये था डक्कन ट्रेप। डोलोमाइट और बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। यहाँ पर क्वार्ट्स, बॉक्साइट पत्थर, बॉक्साइट भी पाए जाते हैं। और अगर देखें तो इस क्षेत्र में जो ट्रैप की मोटाई है वो लगभग 2000 मीटर के आसपास। जैसे जैसे हम पूरा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पर बढ़ते जाते हैं, इसकी मोटाई जो है कम होती जाती है, बहुत कम होती जाती है। तो देखते हैं उत्तरी पश्चिमी भाग पर, क्योंकि यहाँ पर जब लावा का जमाव होने लगा तो कई प्रकार की परतों का निर्माण हुआ। कुछ इंटरट्रेपियन लेयर का भी निर्माण हुआ, अंतर परतों का निर्माण भी हुआ। तो इस प्रकार से ये डक्कन ट्रेप संरचना है जिसका संबंध क्रेटेशियस युगीन ज्वालामुखी उद्गार से है। उद्गार यहाँ पर शांत हुआ था, बहुत विस्फोटक नहीं हुआ था, दरारें पड़ गई थी पृथ्वी पर, तो शांत उद्गार हुआ था। तो यही है डक्कन ट्रेप। इसको भी हाँ, ये हम देख लेते हैं मानचित्र पर। ये है डक्कन ट्रेप आपका। ये पूरे महाराष्ट्र के हिस्से पर और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर कुछ कर्नाटक के हिस्से पर, और ये काठियावाड़ का जो हिस्सा है गुजरात सौराष्ट्र का, वहाँ पर ये डक्कन ट्रेप का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। अब आगे हम चलते हैं लास्ट में क्वार्टनरी युगीन की शैली। हाँ, 8वां क्रम ये होगा, क्वार्टनरी एज की शैली। इसमें प्लीस्टोसीन और होलोसीन, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन का संबंध हिमयुग से है। प्लीस्टोसीन काल में 4 हिमयुग आए थे और ये आपके सिविल सेवा परीक्षा में पूछा गया है कि इनका क्रम क्या है। तो याद रख लीजिएगा, गुंज, मिर्डल, रिस, उर्म, ये 4 अंतर हिमयुग प्लीस्टोसीन काल में क्रम से आए हैं। तो इनका क्रम यही रहेगा, गुंज, मिर्डल, रिस, उर्म, इनका याद रखिएगा। ये परीक्षा में आ सकते हैं। इनको थोड़ा सा आगे पीछे के क्रम में दे सकते हैं, लेकिन सही क्रम इनका यही है, गुंज, मिर्डल, रिस, उर्म। तो प्लीस्टोसीन का संबंध प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग में है। इसमें हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली नदियाँ थीं, उनके द्वारा लाए गए पदार्थों का निक्षेपण उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर प्रमुख रूप से होता है। तो इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी के क्षेत्र में जो काफ का जमाव हुआ है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में जो निक्षेपण हुआ है, वो क्रम की चट्टानें जो हैं प्लीस्टोसीन या होलोसीन क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ पर नदियों के मुहानों पर भी जो है हुआ है। कश्मीर में आप करेवा जमाव जो है मुख्य रूप से, जहाँ पर बादाम अखरोट की खेती होती है, उन क्षेत्रों पर ये प्लीस्टोसीन क्या कहते हैं, होलोसीन यानी क्वार्टनरी एज की चट्टानों को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वार्टनरी युगीन चट्टानें जो है नदियों के अपरदन के द्वारा लाए गए अवसादों के मलबे के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से इनका जमा हुआ है। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में आपने देखा भारत की एक सामान्य विशेषताओं के बारे में, भारत के सामान्य परिचय के बारे में आपने पढ़ा, और दूसरा भारत की जूलॉजी के बारे में पढ़ा। प्रारंभिक परीक्षाओं की दृष्टि से जो ये पार्ट है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस पार्ट से आपके 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2-3 नहीं तो 1-2 तो सुनिश्चित है। जो पहला पार्ट हमने सामान्य परिचय आपका बताया है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की आपको आवश्यकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका नोट्स बना लीजिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं उसको बार बार समझाऊँ या उसकी पुनरावृत्ति करूँ। इसको सामान्य रूप से आपको क्रम देखने की ज़रूरत है। बड़े से छोटे क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में, अधिक से कम, जो भी उसकी लंबाई है या सीमा है या राज्यों का क्रम है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इनको आपको तैयार करने की ज़रूरत है। अब जो सिलेबस में आपके अगले दिया होगा वो मुख्य रूप से माउंटेन, रिवर, लेक्स और इंडियन मानसून, इसके लिए मुख्य रूप से 3 ही कक्षाएँ सुनिश्चित की गई हैं, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि इसको भी जल्दी से समाप्त कर दूँ। ओके, थैंक यू।